दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकुर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन में। और हम लोग देख रहे थे फिलिस्तीन इजराइल का विवाद, और उसका संभवतः आज मैं कोशिश करूंगा कि भाग 4 ही इसका सीमित रहे, भाग 4 तक, इसके आगे ना बढ़े, है ना। तो आज समाप्त करने की इसको कोशिश करेंगे, है ना। तो हमने जब देखा था कि किस तरीके से यूएनओ ने 1947 में एक देश को बनाने की घोषणा की, है ना। इसमें द्विराष्ट्र का सिद्धांत था, एक तरफ इजराइल होगा और एक तरफ फिलिस्तीन वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। सिर्फ उनने घोषणा किया, घोषणा हुई, उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही घोषणा हुई सारे अरब देश नाराज़ हो गए। उन्होंने किस पे आक्रमण कर दिया, इजराइल पे। और जैसे इजराइल पे आक्रमण हुआ उसके बाद वापस यूएनओ आया और यूएनओ ने फिर अलग अलग 2 देश बसा दिए। एक तरफ एक क्षेत्र जो है पूरा इजराइल को दे दिया और बाकी का जो क्षेत्र है गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम का, वो किसको दे दिया उन्होंने, वो दे दिया आपके फिलिस्तीनियों को, ठीक है। तो वहाँ से अब कहानी आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो उसके बाद आप देखिएगा यहाँ से 1956 का हम लोग स्वेज नहर संकट देखेंगे। आपने सुना होगा स्वेज नहर संकट, खासतौर पे यूपीएससी की कोचिंग करने वाले जो एस्पिरेंट होते हैं वो इस चीज़ को विशेष रूप से पढ़ते हैं कि स्वेज नहर संकट एक्चुअल में है क्या। तो याद रखिएगा स्वेज नहर संकट क्या है कि जो स्वेज नहर है वो मुख्य रूप से किस किस को जोड़ती है, आपको मालूम है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, आपकी स्वेज नहर है, ठीक है। तो स्वेज नहर पर किसका कब्जा था, स्वेज नहर पर मिस्र का कब्जा था, शुरू से रहा है, ठीक है। तो साल 1956 में जो एलाइड पावर थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के, ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने क्या काम किया कि स्वेज नहर वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, ठीक है। बहुत बड़े एरिया पे जो है, कुल मिला के समझ लीजिए पूरा स्वेज नहर ही वो अपने अंडर में ला चुके थे, ठीक है। तो उस समय जो था मिस्र में एक नेता हुए, कर्नल नासिर नाम था उनका। तो कर्नल नासिर इस मुद्दे को लेकर कहाँ चले गए, यूएनओ के पास में। और जैसे ही वो यूएनओ के पास में गए तो यूएनओ ने बहुत गंदी डांट फटकार लगाई, किसको, ब्रिटेन और फ्रांस को। तो ब्रिटेन और फ्रांस बड़े बेआबरू होकर स्वेज नहर से निकले, ठीक है। तो कहा भी जाता है कि जो ब्रिटेन की इतनी बुरी इज्जत उतारी गई थी उस समय पे यूएनओ ने स्वेज नहर के मुद्दे पे, कि मतलब ब्रिटेन अपने आप में परेशान हो चुका था। एक तो क्या है, वो फिलिस्तीन वाले मुद्दे को लेकर ऐसे ही पहले से प्रॉब्लम में था, उनकी इज्जत ऐसी ख़राब हो चुकी थी, बाद में घुस गए स्वेज नहर वाले इसमें। यहाँ पे तो यूएनओ ने इनको इतनी गंदी डांट फटकार लगाई कि इनकी इज्जत पूरी धूसरित हो गई, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से जब वो लोग निकले तो यही था स्वेज नहर संकट। स्वेज नहर संकट का मतलब ये है कि ब्रिटेन और फ्रांस इस पर कब्जा करना चाहते थे, ठीक है, और वो मिस्र के कब्जे को मिटाना चाहते थे और खुद कब्जा करना चाहते थे। तो इस तरीके से ये स्वेज नहर संकट है जो कि 1956 में आया था, ठीक है। इसे ही कहते हैं स्वेज नहर संकट। फिर 1960 में आप देखेंगे जितने भी अरब देश हैं, ठीक है, क्योंकि 1945 के बाद में क्या हुआ था कि आपके जो पश्चिम एशिया वाले क्षेत्र में जो है बहुतायत से जो है ऊर्जा संसाधन मिलने लगे थे। ऑयल, पेट्रोलियम, गैस, सबका उत्पादन कहाँ पर होता था, वेस्ट एशिया वाले क्षेत्र में। आज भी जो है पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो केंद्र है उसको अगर माना जाए तो वेस्ट एशिया, सब बहुतायत से यहाँ पर पेट्रोलियम है, ठीक है। ज़्यादातर कंट्री जो है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी है, कंट्री हैं। तो 1960 में क्या हुआ था, 1960 में यहाँ के देशों ने ओपेक बनाया था। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। तो यहाँ की जितनी भी कंट्री हैं सब जगह पे क्या निकलता है, ऑयल पेट्रोलियम निकलता है, और ये क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर के देशों को बेच के अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो 1960 में इन्होंने एक संगठन बनाया, ठीक है। फिर 1964 में क्या हुआ, 1964 में एक नेता हुए, ठीक है। ये मूलतः रहने वाले थे मिस्र के, इनका नाम था यासिर अराफात। और ये यासिर अराफात ने बोला कि अरब राष्ट्र फिलिस्तीन की लड़ाई क्यों लड़ें, हम खुद ही जो है अपनी लड़ाई को आगे लड़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने फतह नाम की एक पार्टी बनाई। यासिर अराफात जो कि मूल रूप से रहने वाले मिस्र के थे और ये कहाँ जाकर बस गए थे, फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में, ठीक है। और वो फिलिस्तीन के होके ही रह गए, और उन्होंने फिलिस्तीन को आज़ाद कराने के लिए, है ना, किससे आज़ाद कराने के लिए, फिलिस्तीन को, या फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने क्या काम किया कि फतह नाम की पार्टी बनाई थी, ठीक है। किसने, यासिर अराफात में, ठीक है, जो मूलतः रहने वाले कहाँ के थे, मिस्र के थे, ठीक है। फिर 1965 में जो था
अब याद कीजिए 1956 में जब ब्रिटेन और फ्रांस ने स्वेज नहर पर कब्जा कर लिया था, तो वहाँ पर उस समय क्या था कि जो मिस्र वाले क्षेत्र में, मिस्र में जो है उस समय किसका शासन था, कर्नल नासिर का। ठीक है, कर्नल नासिर उस समय वहाँ के नेता थे। तो उन्होंने उस मुद्दे को कहाँ लेकर गया, यूएनओ में। तो जब वो यूएनओ में गए तो उस समय क्या हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस तो बाहर हो गए वहाँ से बड़ी बुरी तरीके से, यूएनओ ने डांट फटकार लगाई। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि हमारे भाई साहब जो थे, क्या नाम इनका, कर्नल नासिर, ये एक खट्टे क्या हो गए, इनकी नेतागिरी वर्ल्ड लेवल पर चमक उठी। ठीक है, तो ये अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझने लगे थे। तो इन्होंने भी एक पार्टी बना ली। ठीक है, ये क्या काम करना चाहते थे, इनको लग रहा था कि ये फिलिस्तीनियों के मुद्दे को उठाकर पूरे अरब देश का ये नेता बन जाएंगे। ठीक है, इनको लग रहा था कि ये इस मुद्दे को उठाकर क्या होगा, काय के नेता बन जाएंगे, पूरे अरब राष्ट्र के नेता बन जाएंगे। और ये किसको काउंटर अटैक करना चाहते थे, कुल मिलाकर यासिर अराफात को। ठीक है, उनको ये लगा कि यासिर अराफात का कद, अगर ये इस मुद्दे को उठाता है तो इसका क्या होगा, इसका प्रभाव पूरे अरब राष्ट्र पे आएगा और ये पूरे अरब वर्ल्ड का नेता बन जाएगा। इनको लगा, लेकिन इसको भी कीड़ा काट रहा था, इसको भी तो नेता बनना था। तो इसने क्या काम किया कि फिलिस्तीन को मुद्दा बना के इसने अपनी एक पार्टी बना ली, पीएलओ। पीएलओ का फुल फॉर्म होता है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फिलिस्तीन मुक्ति संघर्ष इसको कहा जाता है, पीएलओ, पैलेस्टाइन, अंग्रेजी में उसको पैलेस्टाइन कहा जाता है और फिलिस्तीन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ। ठीक है, जैसे 1964 में यासिर अराफात ने फतह बनाई थी, तो इसी को काउंटर करने के लिए जो है 1965 में पीएलओ बनाया। और पीएलओ किसने बनाया, कर्नल नासिर ने, जो यूएनओ के पास गया था और हीरो बन गया था। ठीक है, तो इस तरीके से फिर 1967 में जो है क्या हुआ कि अरब और इजराइल फिर आमने सामने हो गए। ठीक है, फिर से क्या हुआ, अरब इजराइल का युद्ध हुआ। एक बार 1948 में हुआ था, यूएनओ आया बीच में, दो अलग अलग देश बना के छोड़ दिया। ठीक है, फिर 1967 में युद्ध लड़ा गया। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जो 70,000 फिलिस्तीनी थे वो बेघर हो गए, कोई कहीं भागा, कोई कहीं भागा। ठीक है, और इसके बाद से क्या काम किया, इस इजराइल ने फिलिस्तीन के सारे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। मतलब उसने कहा कि भैया गाजा भी मेरा, वेस्ट बैंक भी मेरा और पूर्वी जेरूसलम भी मेरा। मतलब पूरे उसने एरिया पर किसका कब्जा हो चुका था, अब पूरे एरिया पर कब्जा था सिर्फ और सिर्फ इजराइल का। ठीक है, ऐसा नहीं है, वहाँ लोग रह रहे थे, है ना। तो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो 1967 के युद्ध में क्या हुआ कि उसने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। मतलब वेस्ट बैंक भी कब्जे में आ गया, जो वेस्ट बैंक कभी फिलिस्तीन को मिला था 1948 में, उसको 1967 में किसने ले लिया, उसने किसने ले लिया जी, अरे यार भूल जाते हो, बड़े बुद्धू लोग यार आप लोग, है ठीक। किसने कब्जे में लिया, इजराइल ने यार। अरब हम पढ़ के आ रहे हैं, फिलिस्तीन इजराइल, फिलिस्तीन इजराइल, कई बार हम वही चीज़ कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। तो पूरा क्षेत्र किसके कब्जे में आ गया, इजराइल ने, है ना, इजराइल कब्जे में आ गया। मतलब गाजा पट्टी भी, वेस्ट बैंक भी और पूर्वी जेरूसलम भी। ठीक है, तो पूरा कब्जा अब पूर्ण रूप से इस क्षेत्र में किसका कब्जा हो गया, इस पूरे क्षेत्र में किसी का कब्जा हुआ, तो वो कब्जा था किसका, इजराइल का कब्जा। ठीक है, बात समझ में आ रही, इजराइल का कब्जा हो गया। ठीक है, फिर 1973 में एक युद्ध हुआ वापस, क्योंकि अब खुर्री खा बैठे थे, 1967 के युद्ध में हार गए थे बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो 1967 में क्या हुआ, 1973 में फिर से एक युद्ध लड़ा गया। मतलब 3 बार युद्ध लड़ा गया, एक बार 1948 में, 1967 में, और फिर खुर्री खा बैठे थे तो 1973 में फिर लड़ने पहुंच गए, किससे, इजराइल से, कि नहीं हमको फिलिस्तीन दे दे, हमको भी नया राष्ट्र बनाना है। ठीक है, तो फिर ये पहुंच गए किस दिन, योम किप्पर। योम किप्पर जो है ये एक त्यौहार है किसका, यहूदियों का। ठीक है, इस दिन यहूदी लोग जो है उपवास करते हैं। ठीक है, तो उसी दिन क्या हुआ, अरब राष्ट्रों ने मिलके इजराइल पे आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में भी कौन हुआ, इजराइल की विजय हुई। तीनों युद्ध कंटिन्यू इजराइल ने जीते। ठीक है, और इस युद्ध में तो इजराइल ने 4 कदम आगे बढ़ के काम किया। मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप छीन लिया। ठीक है, मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप छीन लिया, सीरिया से गोलन हाइट छीन लिया और जॉर्डन से जो है इसने क्या छीन लिया, एक प्रकार से पूर्वी जेरूसलम का क्षेत्र पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लिया था इस युद्ध में। ठीक है,
पहले भी ले चुका था लेकिन कुछ हिस्सा रह गया था, तो इसने इस युद्ध में पूर्ण रूप से इसको अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, फिर 1973 में क्या हुआ कि जो अरब राष्ट्र थे वो बार बार हार रहे थे, है ना। अब इस हार की झल्लाहट उनके मन में इस कदर थी, प्रतिशोध की भावना इस कदर थी, और उनको ये भी समझ में आ रहा था कि ना तो हमारी मदद यूएसए करेगा ना ही ब्रिटेन करेगा। यूएसए इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि यूएसए की अर्थव्यवस्था को कौन संभाल रहा था, यहूदी लोग, और यहूदियों की वहाँ पे बहुत बड़ी लॉबी बैठी थी। उन्होंने कहा अरे अमेरिका, अगर तूने कुछ किया ना हमारे लोगों को तो अपन देख लेंगे तेरे को। तो मतलब वो सीधी धमकी देते थे, किसको, यूएसए वाले को। ब्रिटेन तो पहले ही अपनी बेइज्जती करा के भाग चुका था यहाँ से, है ना, ब्रिटेन घुसना नहीं चाहता था, है ना। और उस समय रसिया भी कुछ नहीं कर सकता था, और ना ही चाइना, तो उस समय एक महाशक्ति नहीं थी, अब वर्तमान में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो उस समय मतलब ना तो यूएसए और ना ही ब्रिटेन में इतनी शक्ति थी कि वो इजराइल को काउंटर कर सके। मतलब कभी भी उसके आज भी यही स्थिति है, आज भी ब्रिटेन और यूएसए इजराइल के मुद्दे पर उनका रुख जो है हमेशा इजराइल के पक्ष में ही रहता है, क्योंकि दोनों जगह पर एक स्ट्रॉन्ग लॉबी यहूदियों की बैठी हुई है जो वहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि भैया अगर तुमने कुछ भी किया तो देख लेना। ठीक है, ये वाली बात है। तो अब उनको समझ में आ गया अरब राष्ट्रों को कि भैया कुछ नहीं, अब हमारा मुद्दा है, हमको ही इसको ठीक करना पड़ेगा, ना तो यूएसए कुछ करेगा और ना ही ब्रिटेन कुछ करेगा। तो इन्होंने एक काम किया, उसका रास्ता निकाला, प्रतिशोध तो लेना ही था इसको। इन्होंने क्या काम किया, 1973 में पश्चिमी देशों को तेल बेचने से ही मना कर दिया। ठीक है, क्या काम किया कि इन्होंने तेल पर प्रतिबंध लगा दिया, तेल की बिक्री पर क्या किया इन्होंने, नाकेबंदी कर दी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और जैसे ही प्रतिबंध लगाया तो पूरे पश्चिमी देश जो हैं सरेंडर कर गए। ठीक है भाई, सबको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, यही चाहिए ना, ऑयल, पेट्रोलियम, गैस, यही सब चीज़ तो चाहिए, और वो इनके पास मौजूद था। तो इन्होंने क्या काम किया कि जाओ हम तुमको बेचेंगे नहीं। जब बेचेंगे नहीं तो पूरे के पूरे पश्चिमी देश क्या हो गए, दबाव में आ गए। ठीक है, तो जैसे ही वो दबाव में आए तो अमेरिका के मार्फत से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका भी चाह रहा था कि यार ये इजराइल अलग थलग पड़ा हुआ है, क्यों ना ये, क्योंकि इसके आइसोलेशन को वो ख़त्म करना चाह रहा था। यूएसए भी अब क्या हुआ कि इस संकट, तेल संकट से बचने के लिए, हाँ अब कहानी और सुनो। 1973 में तेल संकट आया, उसके बाद 1979 में ओपेक ने पेट्रोलियम के दाम और बढ़ा दिए। प्रतिबंध पहले से झेल रहे थे और ऊपर से बोले लेना है तो इतने दाम पे लेना पड़ेगा। पश्चिमी देश बहुत टेंशन में आए, तो यूएसए ने सामने बढ़कर पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व किया और कहा कि अब हम जो है इजराइल को जो है इसके आइसोलेशन को हमको समाप्त करना है, जो अलग थलग पड़ा हुआ है। क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी थी जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ होती है, वैसी कंडीशन थी किसकी, इजराइल की। क्योंकि आजू बाजू मुस्लिम राष्ट्र थे और बीच में कौन था, एक पिद्दू सा आपका यहूदी राष्ट्र इजराइल। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन थी। तो 1979 में क्या हुआ कि तेल की कीमत और ऊपर चले गई और तेल पर प्रतिबंध भी था। बोले लेना है हमसे तो इतने में लेना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। सारे पश्चिमी देश टेंशन में थे। तो यूएसए जैसे ही बीच में आया तो यूएसए ने बोला कि चलो हम एक काम करते हैं। ठीक है, तो 1979 में क्या हुआ 1979 में एक समझौता हुआ, कैंप डेविड समझौता। ठीक है, कौन सा समझौता हुआ, कैंप डेविड समझौता। और किसके माध्यम से हुआ ये, यूएसए इसमें जो है वार्तालाप कराने के लिए एक तरफ मिस्र को बुलाया और एक तरफ इजराइल को बुलाया, और मिस्र से कहा कि भाई आप एक काम करो, आप अरब को जो है इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दो। तो मिस्र ने बड़े हलफल चलचल मन से जो है किसको मान्यता दे दी, इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसने मान्यता दे दी। और ये पहला अरब राष्ट्र था जिसने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी। तो ये 1979 का कैंप डेविड समझौता था, जो समझौता मिस्र और इजराइल के बीच हुआ था, और इनकी मध्यस्थता वार्तालाप कराने वाला कौन सा देश था, वो था यूएसए। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कैंप डेविड समझौता, जो कि 1979 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, हाँ, और इस कैंप डेविड समझौता में ही जो था कौन सा नेता था मिस्र की तरफ से जो थे यासिर अराफात, वो भी मिस्र से थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, वो भी मिस्र से थे, लेकिन वो फतह पार्टी लेके अपनी कहाँ पर रह रहे थे, वो भी
इजराइल वाले क्षेत्र में, ठीक है। मतलब इजराइलियों के लिए कुल मिला के वो फिलिस्तीनी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन रह कहाँ रहे थे, वो फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में, मतलब इजराइल वाले क्षेत्र में ही रह रहे थे, लेकिन है ना। और उनको काउंटर अटैक कौन कर रहा था, उनको काउंटर अटैक करने के लिए बैठा हुआ था कौन, आपका कर्नल नासिर, ठीक है। इसी बीच में क्या हुआ था कि 1981 में, है ना, तो 1966 की जो घटना है, 1966 में क्या हुआ कि किसकी डेथ हो गई, आपके कर्नल नासिर की। और जैसे ही कर्नल नासिर की डेथ हुई तो कौन बन गया उनका उत्तराधिकारी, उनका उत्तराधिकारी बन गया अनवर सादात। और ये कैंप डेविड समझौता में जो था, ये मिस्र का अनवर सादात और इधर से इजराइल के यहूदी नेता लोग थे, ठीक है। और इनके बीच में कैंप डेविड समझौता हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, कई बार पूछता है एग्जाम में कि कैंप डेविड समझौता क्या है, तो इसको आप लोग विस्तार से बता सकते हैं कि कैंप डेविड समझौता जो है मिस्र द्वारा इजराइल को मान्यता दिए जाने वाला एक समझौता था। और इस समझौते की जो मध्यस्थता करने वाला जो देश था वो कौन था, यूएसए था, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 1981 में जो है अनवर सादत की हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि अरब के बहुत से ऐसे राष्ट्र थे जो इस समझौते को नहीं मानते थे, तो उन्हीं में से एक आतंकी संगठन बन चुका था। ऐसे तो बहुत सारे आतंकी संगठन थे पूरे अरब में, लेकिन एक आतंकी संगठन हुआ, उसने क्या काम किया कि अनवर सादत को सबक सिखाने के लिए सीधे उसकी हत्या ही कर दी उन लोगों ने, ठीक है। क्योंकि वो कैंप डेविड समझौता को नहीं मानते थे, क्योंकि कैंप डेविड समझौता के तहत मिस्र ने इजराइल को मान्यता दी थी और बाकी के जो थे अरब राष्ट्र इस चीज़ को लेकर नाराज थे, और इसी के चक्कर में अनवर सादत की हत्या हो गई थी, ठीक है, 1981 में, ठीक है। 1982 में यासिर अराफात पीएलओ के नेता बन गए, ठीक है। अब क्या हुआ, 1981 में जब अनवर सादत की हत्या हुई तो 1982 में, क्योंकि अब जो है पीएलओ का कोई नेता बचा नहीं, है ना, फिलिस्तीन मुक्ति संघर्ष का कोई नेता बचा नहीं, तो उसने क्या काम किया, इनकी फतह पार्टी ने पीएलओ को अपने में मिला लिया। अब जो है पीएलओ का नेता कौन बन गया, यासिर अराफात बन गए। और यासिर अराफात भाई साहब जो थे वो काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति माने जाते हैं और थोड़े शांत प्रिय नेता माने जाते थे, ठीक है। तो 1988 में जो है, हाँ 1982 में जो है यासिर अराफात पीएलओ के नेता बन गए। अब वो इस लड़ाई को वो आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है। फिर 1988 में जो है पीएलओ ने इजराइल को मान्यता दे दी। अब देखो किसने मान्यता दे दिया, पीएलओ ने। किसने मान्यता दे दिया, फिलिस्तीन मुक्ति संघर्ष ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, किसने मान्यता दे दी, जो फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है मुक्ति संघर्ष की, उसी ने इजराइल को मान्यता दे दी, ले जो लड़ रहा था उसी ने मान्यता दे दी, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से है। फिर 1991 में ओस्लो समझौता होता है, ठीक है, यूएसए के माध्यम से, ठीक है, इसके माध्यम से, यूएसए के माध्यम से। ये और ये समझौता किस किस के बीच में होता है, पीएलओ और इजराइल के मध्य में, ठीक है। 1991 में ओस्लो समझौता होता है यूएसए के माध्यम से, है ना, किस किस के बीच में, पीएलओ और इजराइल, है ना, इन दोनों के बीच में। तो इसके तहत ये होता है कि इजराइल को वेस्ट बैंक का क्षेत्र और गाजा का बहुत सारा जो एरिया है वो किसको वापस देना पड़ता है, किसको वापस देना पड़ता है, फिलिस्तीन को वापस देना पड़ता है, ठीक है। याद रखना, किस समझौते के तहत, कई परीक्षा में आपसे पूछ ले कि किस समझौते के तहत, एमपीएससी में बिल्कुल नहीं पूछेगा और ना ही एमपी की किसी परीक्षा में पूछेगा, ये जो है यूपीएससी लेवल का प्रश्न है ना। तो ये 1991 का ओस्लो समझौता हुआ था, जिसके तहत जो है किस किस के बीच में मध्यस्थता हुई, पीएलओ और इजराइल के मध्य मध्यस्थता हुई। और इस समझौते के तहत मध्यस्थता कराने वाला देश यूएसए। और इस समझौते के तहत क्या हुआ कि जो आपका फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का क्षेत्र इजराइल ने लौटा दिया, ठीक है, बहुत सारा हिस्सा लौटा दिया उसने। इसी समझौते के तहत जो है वेस्ट बैंक तथा गाजा में स्वतंत्र सरकार का गठन हो सकता था, ठीक है। तो इसी समझौते के तहत ये बात भी आई कि भैया फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के जो क्षेत्र में है वो अपनी चाहें तो अपनी अलग अलग सरकार गठित कर सकते हैं या एक सरकार गठित कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है, ठीक है, ऐसा इजराइल ने कहा, है ना। लेकिन इजराइल उन पर नियंत्रण रख सकता था, ठीक है, एक प्रकार से इजराइल का नियंत्रण था, लेकिन इजराइल के नियंत्रण में ही सारा काम हो रहा था, ठीक है।
और इसी समझौते के तहत जो है पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी यहाँ की सरकार चलाएगी, ठीक है। और इसमें ये भी कहा गया कि PAN पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी यहाँ की सरकार चलाएगी, ठीक है। क्या होगा कि वेस्ट बैंक और गाजा में क्या होगा, स्वतंत्र फिलिस्तीनी सरकार होगी, और यहाँ की सरकार कौन चलाएगा, पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी। ये गठित हुई उस समय इसी समझौते के तहत। मतलब PNA पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी नाम की एक जो है संस्था होगी, वो यहाँ की क्या चलाएगी, यहाँ के शासन व्यवस्था को चलाने का काम उसके हाथ में होगा। ये सारा किस समझौते के तहत हो रहा है, ओस्लो समझौते के तहत, ठीक है। फिर हाँ, अब इसी बीच में क्या हुआ कि एक संगठन वहाँ पहले से ही काम करने लगा था, ठीक है। एक तो वो पहले से नाराज था, है ना, कैम्प डेविड समझौता के समय से। उस समय वहाँ पे एक संगठन बन गया था हमास मिलीशिया, ठीक है। अभी आपने सुना होगा जो अभी लेटेस्ट में जो आक्रमण हुआ वो हमास के आतंकवादियों ने ही इजराइल के ऊपर रॉकेट छोड़े थे गाजा पट्टी से, ठीक है। तो ये हमास मिलीशिया को ओस्लो समझौता मंजूर नहीं था जी, है ना। किसको मंजूर नहीं था, हमास मिलीशिया एक आतंकवादी संगठन था जो कि गाजा पट्टी वाले इलाके में था, और इसको जो है क्या मंजूर नहीं था, ओस्लो समझौता मंजूर नहीं था, ठीक है। फिर 1994 में जो है जॉर्डन और इजराइल समझौता हुआ। 1994 में जॉर्डन और इजराइल के बीच समझौता होता है। इस समझौते के तहत फिर जॉर्डन ने मान्यता दे दी थी किसको, फिलिस्तीन को, ठीक है। 1994 में जॉर्डन इजराइल समझौता हुआ, और इसके तहत जो है जॉर्डन ने इजराइल को मान्यता दे दी, ठीक है। तो कौन कौन से समझौते हमने देखे, एक तो 1979 में जो है कैंप डेविड समझौता हुआ, तो मिस्र ने मान्यता दे दी, ठीक है। उसके बाद 1991 में जो है ओस्लो समझौता होता है PLO और इजराइल के मध्य में, तो इसमें PLO मान्यता दे देता है इजराइल को, है ना। PLO 1988 मान्यता देता है, और ये ओस्लो समझौता में जो है PLO और इजराइल के बीच में होता है। तो इजराइल PLO को जो है कौन कौन सा क्षेत्र दे देता है, वेस्ट बैंक और गाजा का क्षेत्र देता है, ठीक है। या आप जो है इसको फिलिस्तीन में मिला लो, ठीक है। इसी समझौते के तहत जो है बात आपको समझ में आ गई कि पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी होगी ओस्लो समझौता के तहत, जो यहाँ का सरकार चलाएगी, ठीक है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का। और 1994 में जो है जॉर्डन इजराइल समझौता होता है। तो जॉर्डन इजराइल समझौता के तहत जो है जॉर्डन ने मान्यता दे दी इजराइल को। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि सारे राष्ट्र जो है किसको मान्यता देने लगे, ये सारे के सारे अरब राष्ट्र हैं, और ये सारे के सारे अरब राष्ट्र धीरे धीरे करके इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने लगे। तो पहला राष्ट्र 1979 में जो है कौन सा था, वो था मिस्र। कैंप डेविड समझौता के तहत 1988 में PLO ने मान्यता दे दी। 1991 में समझौता हुआ, तो फिलिस्तीन को बहुत बड़ा एरिया वापस दे दिया किसने, इजराइल ने, ठीक है। तो आपस में सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने लगी थी और चीज़ें सुधरने भी लगी थी, है ना। लेकिन हमास मिलीशिया के पेट में हमेशा दर्द हो रहा था, बोले ये काय का समझौता, ये आलतू फालतू की बकवास, ठीक है। उनको तो पूरे एरिया पर फिलिस्तीन देश चाहिए था, है ना। वो कुल मिला के यहूदियों को लात मार के भगाना चाहते थे, और पूरे एरिया में वो अपने फिलिस्तीन अरब मुस्लिमों को बैठालना चाहते थे, ठीक है। आज भी यही मंशा है। फिर हमास मिलीशिया लगातार हमला किया करता था किस पर, इजराइल पर, रह रहकर कभी रॉकेट छोड़ना, कभी मोर्टार दाग देना, इस टाइप की हरकतें वो करता रहता था, ठीक है। तो हमास बार बार आक्रमण करता था गाजा पट्टी से किस पर, इजराइल पे। तो 2003 में इजराइल ने क्या काम किया कि जो गाजा पट्टी का जो क्षेत्र देख रहे हो यहाँ पर एक दीवार बना दी, ठीक है। इसको कहते हैं अपार्थाइड वॉल। कौन सी वॉल कहते हैं इसको, अपार्थाइड वॉल, ठीक है। तो उसने चारों तरफ से इसको घेर दिया कि इसको गाजा पट्टी को, ले बेटा तो बहुत रॉकेट छोड़ता है ना, ले मैंने घेर दिया तेरे को। तो कुल मिला के गाजा पट्टी वाले क्षेत्र को जो है इजराइल ने घेर दिया, अब छोड़ बेटा तू, लेकिन अभी भी छोड़ता है। हालांकि ओस्लो समझौता के तहत जो है वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनियों के अंडर में था, है ना। हालांकि ओस्लो समझौता के तहत क्या था कि जो गाजा और वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र था वो किसके अंडर में था, फिलिस्तीनियों के अंडर में था, है ना। 1991 का जो समझौता हुआ था, लेकिन
वही है कि बार बार परेशान होकर जो है 2003 की घटना है ये, इजराइल ने गाजा पट्टी को घेर लिया था, जैसे अभिमन्यु को घेर लिए थे ना महाभारत में, उसी तरीके से इजराइल ने चारों ओर से किसको घेर दिया था, गाजा पट्टी को। ठीक है, अब क्या हुआ, जब 2006 में जब चुनाव हुए इजराइल वाले क्षेत्र में, मतलब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में जब चुनाव हुए है ना फिलिस्तीन क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो है गाजा पट्टी में किसकी सरकार बन गई, हमास मिलिशिया की सरकार बन गई। किसकी सरकार बन गई, हमास मिलिशिया, मतलब एक आतंकवादी संगठन की सरकार कहाँ बैठ गई, गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में। अब पूरे विश्व के सारे देश टेंशन में कि बोले ये क्या हो गया, है ना। अब भाई किसी आतंकवादी संगठन कहीं का अगर राजनीतिक संगठन बन जाए तो उस देश की स्थिति या उस क्षेत्र की क्या स्थिति होगी वो आप जान सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब गाजा में 2006 में गाजा में हमास की सरकार बन गई तथा वेस्ट बैंक में पीएलओ की सरकार बन गई। किसकी सरकार हो गई, कुल मिला के जो हमास मिलिशिया था वो एक उग्रवादी आतंकवादी संगठन था, जिसकी सरकार 2006 में कहाँ बनी, ये आपके गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में। और वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र में किसकी सरकार बन गई, इजराइल और पश्चिमी देशों के सहयोग से पीएलओ की सरकार बन गई। मतलब देश से एक सरकार दो, ये समझ लो। ठीक है, यहाँ पर हमास और इधर पे तुम्हारा कौन, वहाँ पे तुम्हारा पीएलओ, है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कहानी चल रही थी। ठीक है, 2006 के बाद कंडीशन क्या हो गई कि धीरे धीरे करके मांग उठने लगी कि स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र बनाया जाए। पहले इजराइल वाले लड़ रहे थे कि हमको इजराइल राष्ट्र चाहिए, अब फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं हमको राष्ट्र चाहिए। तो फिलिस्तीनी के इजराइल वाले बोले हमको देश चाहिए, फिलिस्तीनी वाले बोल रहे हैं हमको देश चाहिए, और वो आपस में फिर क्लैश होने लगा दोनों का ईगो, और वो आपस में टकराने लगे। ठीक है, तो कहानी इस टाइप से चल रही थी। फिर फिलिस्तीन बार बार मांग कर रहा था, काहे कि यूएनओ से मांग कर रहा था कि ये जो है हमको जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। ठीक है, तो यूएनओ ने भी कहा इजराइल को कि इजराइल एक काम आप करो कि जितने भी भागे हुए जो कि 3 युद्ध लड़े गए हैं, 1948 का, 1967 का और 1973 का, इन युद्धों में जो भी लोग इधर उधर भागे हैं आप उनको वापस जो है फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में ले आओ और उनको वहाँ बसाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से यूएनओ ने किसको कहा, इजराइल को कहा। लेकिन इजराइल का क्या स्टैंड था, उसका मानना ये था कि अभी 21% पॉपुलेशन है हमारे इजराइल में फिलिस्तीनियों की, अगर वो सारे के सारे अगर ये वापस आ गए तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और वो बहुसंख्यक हो जाएंगे, और वो जब बहुसंख्यक हो जाएंगे तो वो हम पर भारी पड़ेंगे और वो हमसे हमारा राष्ट्र छीन लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहूदियों का अपना स्टैंड था, मतलब इजराइल का अपना स्टैंड था। ठीक है, तो लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जो है इजराइल की भी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, और धीरे धीरे करके उसने क्या काम किया, धीरे धीरे करके उसने वेस्ट बैंक में और गाजा पट्टी में यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है। 1991 का ओस्लो समझौता के तहत क्या हुआ था, याद रखिए कि आपने क्षेत्र वापस कर दिया है। ठीक है, तो आपको वहाँ लोगों को बसाना नहीं था, यहूदियों को, क्योंकि बाकी तो आपके अंडर में ही है ना, ये पूरा क्षेत्र आपके अंडर में ही है, तो तुम काहे को और ज़बरदस्ती वहाँ बसा रहे हो और टेंशन पैदा कर रहे हो। तो इजराइल ने गलती की कि उसने वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र में और गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में जा के लोगों को बसा रहा है, यहूदियों को बसा रहा है, यहूदियों को बसा रहा है, उनके लिए घर बना रहा है, संसाधन उपलब्ध करा रहा है। तो इजराइल की गवर्नमेंट ने यहाँ गलती की, इजराइल ने गलती की यहाँ पे। ठीक है, और यहीं से फिर समस्याएं और बड़ा रूप लेते गई। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है कि भाई आपने 1991 के समझौता के तहत इनको जब क्षेत्र दे दिया है तो काय को अपने लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ ठूस रहे हो भैया, है ना। बेफालतू के लिए आप खुद के लिए टेंशन पैदा कर रहे हो, मतलब आप सीधे सीधे किसका उल्लंघन कर रहे हो, 1991 के ओस्लो समझौते का उल्लंघन कर रहे हो कि नहीं। आपको जब मालूम है कि पूरा एरिया आपके इसमें है तो आप जहाँ बहुतायत से आप अपनी जगह पे रहो, और वो लोगों को आपने जो क्षेत्र दिया है तो उनको वहाँ रहने दो। तो आप ज़बरदस्ती उनके क्षेत्र में अपने लोगों को क्यों बसा रहे हो। तो ये गलती जो है ये फिलिस्तीन ने कर दी, सॉरी इजराइल ने कर दी। ठीक है, तो इस टाइप की कहानी बन गई।
इसराइल ने भी क्या किया कि समय के साथ साथ वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में खास तौर पर पूर्वी जेरूसलम पर यहूदियों को बसाया, ठीक है, जिसका विरोध ओबामा ने किया था, ठीक है। तो वही मैंने आपको बात बताया कि 1991 के ओस्लो समझौता का सीधे सीधे उल्लंघन था, और ख़ास तौर पर इसने क्या काम किया कि पूर्वी यरूशलेम वाले क्षेत्र में, क्योंकि वेस्ट बैंक का ही हिस्सा क्या है, यरूशलेम है, और यरूशलेम के जो पूर्वी यरूशलेम वाला क्षेत्र है उस पर उसने बहुत शायद से क्या काम किया, यहूदियों को बसा दिया। अब यहूदियों को बसाया तो यहाँ पर क्या हुआ कि किसकी संख्या कम हो गई, फिलिस्तीनियों की संख्या कम हो गई, और धीरे धीरे करके यहाँ पर फिर वही वाली कंडीशन आ गई कि इजराइल फिर बहुतायत से हो गए, ठीक है। जब ये लोग बहुतायत से हुए तो फिर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, संघर्ष हो गया, होने लगा, ठीक है, क्योंकि ये हैं तो एक ही पंथ से निकले हुए, लेकिन आपस में इनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, और ये मुख्य रूप से जो विवाद का कारण है वो पूर्वी यरूशलेम का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर 3 धर्मों के पवित्र स्थल है यहीं पर हैं, ठीक है। इस कारण ये जो क्षेत्र है ये युद्ध का मैदान बन जाता है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे हुए जिसने इज़राइल को डांट फटकार लगाई थी कि भैया इज़राइल आप जो कर रहे हो ना ये बहुत गलत कर रहे हो। आपने जब 1991 के ओस्लो समझौते के तहत जब ये क्षेत्र आपने किस किस को दे दिया है, फिलिस्तीन को दे दिया है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का और पूर्वी यरूशलेम का, तो आप क्यों अपनी आबादी को यहाँ बसा रहे हो। तो ये बात सिर्फ एक ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने उठाया था, वो है बराक ओबामा। उसके बाद